अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के हवाले से, साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी अपने एक एरिया को पार्शली प्राइवेटाइज करता है या यूनिट्स उसकी कुछ प्राइवेटाइज करता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है फर्दर हमारे मुल्क में हो सकते हैं। और हम कुछ स्क्रैप आइटम्स के ऊपर या फिर इंडस्ट्री के ऊपर भी ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं तो वो ओवरऑल किस तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और आगाज़ करेंगे आज की पहली खबर की जानिब। मोबाइल फ़ोन्स दरामदात में इजाफा। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की मांग बढ़ गई है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रवां माली साल के इब्तदाई 7 माह मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में 56% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान जुलाई ता जनवरी मोबाइल फ़ोन की दरामदात 185.12 करोड़ रुपए रही, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात 118 अरब 67 करोड़ रुपए थी। इसी तरह जनवरी में सालाना बुनियादों पर फ़ोन्स की दरामदात में 41.13% इजाफा हुआ है। अब बात करेंगे गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। रवां माली साल के दौरान मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी वाक़ हुई है। तफसीलात के मुताबिक जुलाई से जनवरी के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 27% की कमी रिकॉर्ड की गई है। रवां माली साल बराह रास्त सरमायाकारी 1.14 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। अगली खबर है सरिये के हवाले से। सरिये की कीमत में इजाफे का खदशा। स्टील, स्क्रैप और बिजली की कीमत में इजाफे से सरिये की फ़ी टन कीमत 1.5 लाख रुपए फ़ी टन से तजावुज़ करने का खदशा है। तामीराती सनत के लिए बहुत ही ये एक बुरी खबर है, क्योंकि अब घर और फ्लैट की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। बैनुल अक़वामी मार्केट में स्क्रैप स्टील की कीमत $350 से बढ़कर $455 फ़ी टन तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब स्टील सनत के लिए बिजली की कीमत में भी 10% का इजाफा हुआ है। यही वजह है कि आइंदा आने वाले दिनों में सरिये की कीमत 1,50,000 फ़ी टन से तजावुज़ करने का खदशा है। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। अनवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे मोबाइल फ़ोन दरामदात में इजाफे की खबर पर बात करना चाहूँगी। सालाना जो हमारे पास एक रेशो आता है मोबाइल फ़ोन्स का, वो एक बहुत बड़ा फिगर आता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो उसके साथ साथ ये जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनमें तो इसकी ज़्यादा डिमांड है। और उसमें हमारे मुल्क के अंदर जो ख़रीदार हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज हैं उनकी। कुछ लोग होते हैं वो कम कीमत वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और चंद लोग ऐसे होते हैं वो उनकी ज़रा रेशो कम है कि जो ज़्यादा महंगा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो पहले स्टेटस सिंबल होता था, अब ये मजबूरी बन गई है। अब यानी कि जो बंदा इवन 2 वक्त की रोटी कर सकता है, मगर वो छोटा मोटा मोबाइल उसके पास होता है, वो अपने घर वालों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो लिहाजा ये, और दूसरी बात कि मोबाइल फ़ोन जो है उनकी कुछ ज़्यादा ये नहीं होता कि जैसे गाड़ी हम 1960 में ले ली और 2020 में भी आज वही चला रहे हैं। तो ये 2-4 साल में मैक्सिमम और उससे भी कम मुद्दत में मोबाइल फ़ोन उनकी जो वो होती है अपनी लाइफ वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड डे ब डे बढ़ती जाती है और बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके हवाले से कुछ और मज़ीद खबरें भी आई। हमने जिस तरह सुना कि इसकी प्रोडक्शन जो है यहीं पर लोकल लेवल के ऊपर इसकी प्रोडक्शन होना, और इस इंडस्ट्री को किस तरीके से और ऐसा इसमें इनिशिएटिव बनाए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान को भी पर्सनली फ़ायदा हो, उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो मोबाइल तो पहले भी पाकिस्तान में भी बनते हैं, पहले भी बनते थे। यहाँ पे LG कंपनी थी, मैंने खुद उसका विजिट भी किया हुआ था, वहाँ पे मोबाइल प्रोडक्शन थी। और जाहिर है मोबाइल नहीं बल्कि
कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई भी चीज है जो भी मुल्क किसी भी मुल्क के अंदर जब बनेगी तो उसके दो तरह होते हैं। एक तो वो चीज सस्ती पड़ती है, कस्टमर को भी सस्ती पड़ती है और मुल्क के अंदर भी सरमाया आता है। वो तो बड़ा अच्छा है कि इस किस्म की इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए और तमाम शहरों में, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरह बड़े शहर हैं इसको छोड़ के इनको छोटे शहरों में इंडस्ट्री लगानी चाहिए, और सी पैक का भी इस पे ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि सी पैक के रूट के जो नजदीक इलाके हैं वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ जो भी अभी हो रही है, और मैं भी अभी हो रहा हो कि उसके अंदर मोबाइल सेलुलर कंपनियां जो हैं वो भी प्रोडक्शन वाली भी वो भी हों। अगर नहीं भी हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जो इंडस्ट्रियल एरिया मार्क किए हुए हैं सी पैक के रास्तों में जिधर जिधर भी आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ये भी फैक्ट्रीज, ये वाली फैक्ट्रीज को, इनका इंडस्ट्रीज को भी लाना चाहिए। तो डेफिनेटली किसी भी इंडस्ट्री लगने से पहले तो मैंने दो फायदे बताए हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी ज्यादा बढ़ेगी, मुल्क को फायदा होगा, दूसरा जो खरीदार है उसको फायदा होगा कि उसको चीज सस्ती मिलेगी, और तीसरा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और रोजगार में भी इजाफा होगा। ठीक है अनवर साहब, सरिये की कीमत में इजाफे का खदशा है और इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस हम देखें कि जिस तरीके से स्टील, स्क्रैप और बिजली की कीमतें सब एक ही साथ बढ़ना, या जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी भी जो है जो कीमतें हैं वो बढ़ जाना, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस तो ये देखे जा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा पड़ेंगे और जो फ्लैट्स और मकानात हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि इसके मज़ीद और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए जी, ये जो पिछले अब हर साल पीछे जाते जाएं तो ये इन्फ्लेशन तो होती रहती है, चीजें महंगी होती रहती हैं, मगर एक कोई डिजास्टर यानी कि एक इस किस्म का वो बढ़ जाना किसी चीज का, जिस तरह पेट्रोल पहले अरसा दराज कोई एक ही कीमत में रहा था या डॉलर किसी एक ही कीमत में रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रही थी, तो वो और था। मैं कह एकदम जिस तरह डॉलर की कीमत ऊपर चलेगी या और कई ऐसी चीजें थी जिसकी पेट्रोल की कीमत जैसे एकदम ऊपर चलेगी, कहाँ 50 या उसके नीचे था और अभी 100 से ऊपर चला गया, तो इससे फर्क पड़ता है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है। मगर ये जो सालाना और मंथली जो इन्फ्लेशन होती रहती है वो होती रहती है। डेफिनेटली जो ऑयल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, उसके बढ़ने से तो हर चीज बढ़ जाती है, उसमें सरिया क्या और जो डॉलर की प्राइसेस हैं वो भी इंटरकनेक्ट करती हैं। डेफिनेटली वो इंटरकनेक्ट करती है, मगर अब एक ऐसी स्टेज आई हुई है पिछले काफी महीनों से कि डॉलर भी एक स्टेज पे आके पहुंच के भी सही हो गया, तो ये मुस्तकम होगा, डॉलर भी होगा, बाकी चीजें भी के साथ आएंगी तो आस्ता आस्ता होंगी। अभी मकान देखें ना, अरसे से हम देखते आए हैं, जो भी एक चीज थी जो 1 लाख की मिलती थी वो 1.25 लाख की होगी, फिर 1.5 लाख की होगी, फिर हर साल उसकी कीमत बढ़ती रहती है। जमीन की भी बढ़ती है, अगर जमीन की कीमत बढ़ती है तो फिर मकान की भी बढ़ती है, तो जाहिर है सरिया भी उसके साथ ही है। गाड़ी है, जो गाड़ी आपने 10 साल पहले वो जो ली थी 8 लाख की, आज भी वो 8 लाख की 10 साल पुरानी बिक रही है, क्योंकि नई वाली 18 की हो गई है। तो ये चीजें हैं, तो ये इन्फ्लेशन होती है। अगर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ी है तो वो सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। अगर नॉर्मल प्राइसेस जैसे बढ़ती जा रही है उससे बढ़ती है तो उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वें बेहतरीन परफॉर्मेंस में जो है पाकिस्तान का नाम आ गया है, और क्या समझते हैं आप कि क्या 5वें नंबर पर आना जो है ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है या हम मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए जी, जैसे सुनने में आया कि ये हमसे ऊपर है, श्रीलंका है, इंडिया है और यूएई है, ये हमसे ऊपर है। डेफिनेटली चलो, इंडिया का तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा है तकरीबन, वो उसकी 1 अरब से ज्यादा आबादी, हम 22 करोड़ के, और बाकी इलाज से भी हमसे काफी आगे है इंडिया। पॉवर्टी वहाँ भी हमसे ज्यादा पॉवर्टी भी वहाँ पे है, तो इंडिया अगर हमसे ऊपर चला गया थोड़े अरसे तो ठीक है, मगर हमें श्रीलंका से या और भी और मुल्क है तो उससे हमें ऊपर जाना चाहिए और हमें कम्पीट करना चाहिए कि हम इंडिया से भी आगे जाएं। तो हमें लाने की जरूरत है इसके अंदर। ये भी बड़े सरमायाकारों को और बड़े जो बिजनेसमैन उनको देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की तरफ भी थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, इसको कम से कम एशिया में नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, गुफ्तगू सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब से कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की जो है बेहतर परफॉर्म करी है, 5th नंबर पर आ गई है जहां पे हम एशियन कंट्रीज़ को देखते हैं। साथ ही साथ हमने मेजर साहब से मज़ीद और एरियाज़ के ऊपर गुफ्तगू की। मेजर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी जो ट्रेन्स हैं बेसिकली रेलवे इंडस्ट्री, उस हवाले से 15 रेल गाड़ियों को निजी तहवील में देने का फैसला कर लिया गया है और ये तमाम तर अलग अलग सूबों में हैं और अलग अलग रूट्स पर हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये जो चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाता है, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उस अदारे में नुकसान होता है। उसमें बेसिकली होता ये है कि आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं और आपके उस पर एक्सपेंडिचर जो होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं। आपको जहाँ पे थोड़े पैसों में काम करना होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। सरकारी पैसा होता है, सरकारी बिजली होती है, सरकारी पानी होता है, सरकारी, तो वो इस्तेमाल करने वाले भी उसको उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कहते हैं कि कौन सा हमने जेब से देने हैं। जब किसी भी मालिक का छोटे से छोटे लेवल पे आप देख लें, एक रेहड़ी लगाने वाला, एक जो खुद अपने पैसों की चीजें ला के रखता है और फिर उसको बेचता है, से लेकर बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री का जो मालिक होता है वो अपना प्रॉफिट सोचता है। तो फिर जब वो काम करता है तो अपने प्रॉफिट पे करता है। तो जब ये जितनी भी ट्रेन अभी हुई हैं 15 की प्राइवेटाइज हो जाती हैं, तो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो गवर्नमेंट को इतने ज्यादा पैसे आ जाएंगे कि वो उससे अपने लॉसेस को पूरा कर सकते हैं। फिर वो अपने हिसाब से, जैसे बगैर टिकट के लोग सफर करते हैं और ट्रेन की टिकटें बेचने का तरीका जो है ऑनलाइन भी हुआ था। पिछले दिन 3 दिन यहाँ पे ऑनलाइन खराब हुआ था, टिकटें लोगों को मिल नहीं थी, ट्रेनें खाली चल रही थी। इस किस्म की जो चीजें होंगी वो नहीं होंगी और उससे डबल फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा कि वो किसी को बात भी तो कर सकते हैं। तो जब सरकारी चीज होती है तो उसकी कोई कंप्लेंट करना, उसका कंप्लेंट का हल होना बड़ा मुश्किल होता है। जब ठीक है, ये अनवर साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ जो लोगों की कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो सकेंगे, कंप्लेंट्स होना, या फिर जिस तरीके से एक और मामला हमने हमेशा से देखा है कि जो टिकट्स होती हैं वो ब्लैक में फरोख्त होती हैं और ओपनली फरोख्त की जाती है। लेकिन अब बात करेंगे हम एक और इशू के ऊपर, वो है प्राइवेटाइजेशन। क्या हर उस इदारे का जो कि गवर्नमेंट का इदारा हो उसको ठीक करने का यही हल है कि उसको प्राइवेटाइज कर दें? देखिए जी, बेसिकली ये तरीका तो सही नहीं है। तरीका तो ये है कि उस अदारे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको सही किया जाए। जो एसेंशियल लोग हैं, जरूरत के लोग हैं, उनको उस अदारे में उसकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और जो एक्सपेंडिचर है वही होने चाहिए। अगर आप एक्सपेंडिचर्स को एक्स्ट्रा कर देंगे, और मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी जो हमारी सर्कुलर रेलवे चली है, ये वाली ग्रीन लाहौर वाली, अब वो ऑरेंज लाइन के ऊपर सुनने में आया है कि उसको चले हुए 3 से 4 महीने हुए हैं और 3 से 4 महीने में उसकी टोटल आमदन जो हुई है 24 लाख रुपया हुई है और उस पे सिर्फ बिजली का जो बिल आ गया वो 35 करोड़ रुपए का आया है। तो जब ये चीजें इस तरह से होंगी, इस तरह से गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो जब ये चीजें प्राइवेटाइज होंगी तो फिर उसको गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट अनवर साहब, एक और पॉइंट सामने आता है, उसमें ये है कि एक तो इदारे को मुकम्मल तरीके से प्राइवेटाइज कर देना, और एक जो कि अब हम इस रेलवे के सिनेरियो में देख रहे हैं जहाँ पे इदारे को प्राइवेटाइज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ यूनिट्स यानी कि 15 जो गाड़ियां हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की तहवील में देने का फैसला किया है। तो क्या ये मुख्तलिफ सिनेरियो है, कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देना और कुछ यूनिट्स को प्राइवेटाइज करना? जी, ये बिल्कुल सही फैसला किया गवर्नमेंट ने। अगर इसका कुछ चीजों को प्राइवेटाइज किया, अपने पूरे सेटअप को नहीं किया, उससे ये फायदा होगा कि कल को रिवर्ट करना होगा तो उसके लिए भी आसानी होगी और प्राइवेटाइज जो कंट्रैक्टर होंगे या जो भी होंगे उनके ऊपर भी जो रेलवे के चेयरमैन और रेलवे के जो बाकी सेक्रेटरी लोग होंगे वो भी उनको मॉनिटर करेंगे। तो ये डबल एज होगा, इससे गवर्नमेंट को फायदा और जनरल पब्लिक को भी फायदा इस तरह से करने से। कंप्लीट अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो उसको ऐसी है जैसे कराची में बिजली का मामला है, तो दोबारा रिवोक उसका इम्पॉसिबल है होना।
جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب. آپ نے ہم سے مختلف ایریاز کے اوپر بات کی، ریلوے انڈسٹری کے اوپر آپ نے بات کی، اور اس انیشیٹو کے اوپر بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ کا. بہت بہت شکریہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ فارچونیٹلی ایک اچھی سٹاک مارکیٹس کی لسٹ میں آن اینڈ آف رہتی ہے. اگلی خبر بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کی 5ویں بہترین پرفارمر. رواں مالی سال میں اب تک پاکستان سٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین پرفارم کرنے والی مارکیٹس میں 5ویں نمبر پر رہی. 1 جولائی 2020 سے اب تک دنیا کی بہترین کارکردگی دکھانے والی سٹاک مارکیٹس میں موازنہ کیا گیا تو پاکستان سٹاک ایکسچینج کا شمار بہترین مارکیٹس میں 5ویں نمبر پر قرار پایا. اعداد شمار کے مطابق اب تک پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 34% بڑھ گیا ہے. دیگر مارکیٹس میں شری لنکا پہلے نمبر پر، انڈیا دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ ویتنام تیسرے پر اور ابوظہبی چوتھے نمبر پر رہا. اب بات کریں گے ریلوے گاڑیوں کے حوالے سے. 15 ریل گاڑیوں کو نجی تحویل میں دینے کا فیصلہ. محکمہ ریلوے سے 15 ریل گاڑیوں کو نجی شعبے میں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پیشکش بھی مانگ لی گئی ہے. ریلوے نے مسلسل بڑھتا ہوا خسارہ کم کرنے کے لیے 4 صوبوں میں مختلف روٹس پر چلنے والی 15 ریل گاڑیوں کو نجی شعبے میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. نجی شعبے کے لیے مختص کی جانے والی ریل گاڑیوں میں جناح ایکسپریس، مہران ایکسپریس، چمن پیسنجر، بولان میل، سر سید ایکسپریس، کوہاٹ پیسنجر، خوشحال خان خٹک ایکسپریس، میاں والی ایکسپریس، راوی ایکسپریس، فیض احمد فیض ایکسپریس، اٹک پیسنجر، چند پیسنجر، موہنجو داڑو ایکسپریس شامل ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب موجود تھے. انہوں نے ہم سے گفتگو کی مختلف ٹاپکس کے اوپر. جس طریقے سے انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا جس کے اوپر میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں، وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج فارچونیٹلی ہمیشہ سے بہتر پرفارم کرنے والی جو ہے ایک انڈسٹری میں رہتی ہے. اب اگر ہم ریسنٹ سٹیٹس کو دیکھیں تو پاکستان کا نام فارچونیٹلی 5ویں اچھی سٹاک پرفارمر کے ایریا میں نام آ چکا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی کے 4 ممالک ہیں ایشیائی ممالک، وہ ہم سے جو بہتر پرفارم کر رہے ہیں، کیا ان کی بھی اتنی کیپیسٹی ہے؟ اور اگر ان کی اتنی کیپیسٹی ہے تو پاکستان کس طریقے سے مزید بہتر پرفارم کر سکتا ہے اپنی اسٹرینتھس کو دیکھ کر؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور بہترین سٹاک مارکیٹ کو اور مزید بہترین ہم بنا سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے کچھ ایریاز کے اوپر مزید فوکس کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریلوے انڈسٹری کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے ایک نیشنل ایکسچیکر کے اوپر لاس ہے یہ انڈسٹری، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر اس کے 15 یونٹس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو پورا ادارہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی انٹائٹی سے کمپلیٹلی پرائیویٹائز نہیں ہو جائے گا، اور اس کو دوبارہ سے جب بھی ریووک کیا جا سکتا ہو ان یونٹس کو تو اس کو دوبارہ سے اپنی تحویل میں لیا جا سکتا ہے. اور ان یونٹ سے جو ہے نہ صرف یہ فائدہ ہوا کہ نیشنل ایکسچیکر کو جو لاس ہو رہا ہے ایک انڈسٹری سے، فائدہ صرف نہیں ہوگا بلکہ جو پیسنجرز ہیں ان کے لیے جو ایک کمیونیکیشن گیپ دیکھا جا رہا ہے اور جو ایک بلیک میں ٹکٹس کا فروخت ہونا دیکھا جا رہا ہے اور بہت سارے مزید مسائل ہیں، وہ تمام تر اوور کم ہو جائیں گے اور گریجولی ادارے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اور جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے فیض ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اور سوشل میڈیا پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.